नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूटन की गति के नियम के बारे में। न्यूटन की गति के तीनों नियम को हमने बड़ी आसानी से आपको समझाया था। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करके दोबारा अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको कमेंट बॉक्स हमेशा देखते रहते हैं कि किसका क्या कमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी को ऐसी कोई समस्या ना आए कि कंफ्यूजन की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी समस्या को आसानी से कमेंट करके सॉल्व करवा सकता है। हम उसका आंसर जरूर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि न्यूटन का जब हमने नियम आपको पढ़ाया था और जब उसको हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा निकल करके आई है। ठीक है, तो फिर जब बल की परिभाषा निकल के आई है तो हम आज वहीं से हम शुरू करेंगे। आज हम कई बल के बारे में आपको बताएंगे, कई तरीके के बल के बारे में, जैसे कि फिर केंद्र बल क्या है, ठीक है, अब केंद्रीय बल क्या है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, घर्षण बल क्या है, इन सब के बारे में आज हम आपको डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा कि बल क्या है। ठीक है, हमने आपके सामने ये कहा बल क्या है। हमने पिछले में भी बताया था, हम एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी बाह्य कारक, ठीक है, ऐसा कोई भी बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में कोई परिवर्तन ला दे या किसी गतिशील वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन लाए, ठीक है, हम ऐसे बल को ऐसे हम कारक को बाह्य बल कहते हैं या हम बल कहते हैं। यानी कि बल जो है किसी वस्तु के, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन जो ला दे, यानी कि अगर विराम है तो गतिशील कर दे, गतिशील है तो विराम अवस्था में उसको ला दे, या किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने की चेष्टा करे। ठीक है, जैसे दीवार है, इस पे विबल हम लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको गतिशील नहीं कर सकते हैं अपने हाथ से। हाँ, ये हो सकता है कि हम काफी ज्यादा बल लगा दें इस पे, जैसे मान लीजिए हम जेसीबी चलवा दें, ठीक है, वो भी एक बल ही है, तो ये दीवार भी गतिशील अवस्था में आ जाएगी, ये उखड़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक, तो फिर हम आते हैं कि फिर अभिकेंद्र बल क्या है। ठीक है, अभिकेंद्र बल किसको हम कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए, ठीक, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और इसी को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को, मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर, ये मान लीजिए वृत्त है आपका, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसको इस वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अंदर की तरफ एक बल लगता है, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ इसके एक बल लगता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, अब अभिकेंद्र बल फिर आता है कि अपकेंद्री बल क्या है। ठीक, अब अपकेंद्री बल जो होता है अभिकेंद्र बल के एकदम विपरीत ही, अभिकेंद्र बल के बराबर किंतु विपरीत होता है। ठीक है, ये भी वृत्तीय गति में ही कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि अंदर की तरफ केंद्र और ये केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है, और यह केंद्र बल के बराबर होता है किंतु उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, किंतु उसके विपरीत होता है। तो और इसके जो उदाहरण है, मान लीजिए कि इस पे प्रश्न पूछता है कि अपकेंद्री बल पे कौन कौन सी मशीनें कार्य करती हैं। तो जैसे पूछ लिया, मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन किस उस पे मेथड पे कार्य करती है, तो आपका वहाँ आंसर होगा कि अपकेंद्री बल पे वॉशिंग मशीन कार्य करती है। या दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं, तो जिस मशीन का हम इस्तेमाल करके दूध से क्रीम निकालते हैं, वह भी अपकेंद्री बल पे ही, उसी सिस्टम पे ही कार्य करती है। यह एक काल्पनिक बल है। ठीक है, यह एक काल्पनिक बल है। ठीक, अब आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी दो पिंड, ठीक है, कोई भी दो पिंड आपस में एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उनमें से एक पिंड को अगर पृथ्वी मान लें, तब अगर जो पृथ्वी के द्वारा जो दूसरे पे जो आकर्षण बल लगाया जा रहा है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा जो है, ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और पृथ्वी भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है कि इनका एक आता है आपके पास एक सामने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम एक आता है।
तो इसमें ये कहते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये जो है कि द्रव्यमान पे क्या होता है कि इस पे कोई इससे अंतर नहीं पड़ता कि उसका द्रव्यमान क्या है, ठीक है, उसके गुणनफल के वो समानुपाती ही होता है, ठीक। तो और ये जो इनकी दूरी है जो बीच की, अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, ठीक है, अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, यानी इसके ये विपरीत होता है। जैसे अगर दूरी बढ़ेगी तो घटेगा और दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक। अब इसमें आता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है बल जो है, ठीक है, इसमें जी का जो मान है, मान लीजिए इसमें जो जी का जो मान है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हम कहते हैं, ठीक है, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻11, ठीक। तो फिर आता है कि गुरुत्वजनित त्वरण क्या है, ठीक है। अब गुरुत्वजनित त्वरण जो होता है ये किसी वस्तु के आकार, द्रव्यमान या इन सब पे निर्भर नहीं रहता है। तो यहाँ फिर आता है कि जैसे ये कहा था कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इसी के साथ ही हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जोड़ करके। तो भार और द्रव्यमान में क्या होता है कि वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, कोई वस्तु है, वस्तु पदार्थ की जो मात्रा उसको हम द्रव्यमान कहते हैं, जबकि पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है हम वही उसका भार होता है। यानी कहीं कहीं पर वस्तु के भार को गुरुत्वीय त्वरण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यानी कि अगर इसको हम अगर इसमें इक्वेशन में देखें तो W = mg, यानी कि W भार है, ठीक है, W हो गया, ये हो गया भार, ठीक, और उसके बाद ये जो है इसका हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण, ठीक। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चाहे मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो है अगर घटेगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण अगर घटेगा तो क्या होगा कि भार में भी कमी आएगी, और अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार में भी वृद्धि आएगी। तो अगर अब हम ये देख लेते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, या उसी के आधार पे हम भार को डिसाइड करते हैं कि वस्तु का भार कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। तो वस्तु का भार जो है वो क्या होता है कि जैसे हम त्वरण की बात कर रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है, तो इसका क्या है पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है वो घटता है। पृथ्वी की मान लीजिए कि ये सतह है, ठीक है, ये सतह है, अब इससे बहुत ऊपर जब चले जाएंगे तब भी इसका मान घट जाएगा, और इससे जब नीचे आ जाएंगे तब भी इसका मान घटता है, ठीक है। अब जब घटेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वस्तु जाएगी अगर मान लीजिए तो इसका भार कम होगा, यहाँ लाएंगे तो यहाँ भी भार आपका कम होगा, ठीक। और दूसरा है कि जी का मान जो है विषुवत रेखा पर जो है वो क्या होती है, वहां पर विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। मान लीजिए यहाँ जो है, मान लीजिए विषुवत रेखा है, पृथ्वी हो गई, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक। अब ये जो विषुवत रेखा यहाँ पर जी का मान एकदम न्यूनतम होता है, और ये ध्रुव है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि ध्रुव है, तो यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होता है जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछता है, ये हमेशा पूछता रहता है कि जी का मान ध्रुव पर कम होता है या विषुवत रेखा पर कम होता है, तो उसी हिसाब से वस्तु के भार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। तो आप ये जानिए कि अगर ध्रुव का मान, इसका जी का मान विषुवत रेखा पर कम है तो यहाँ पर वस्तु के भार का भी मान कम होगा, ठीक है, और अगर ध्रुव पर जी का मान अधिक है तो यहाँ पर वस्तु का भार अधिक होगा। तो हमने ये देखा कि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, लेकिन भार जो है उसके गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है, सतह के नीचे भी घटता है, तो उसी के हिसाब से वस्तु का भार भी जब ऊपर जाएगा तो वहाँ कम हो जाएगा, नीचे जाएगा तो वहाँ भी कम हो जाएगा, और गुरुत्व ध्रुव पर जाएगा तो वहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, और विषुवत रेखा पर उसका जो भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण विषुवत रेखा पर कम होता है। तो एक प्रश्न और होता है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपका ये है सूर्य है मान लीजिए, ठीक है,
अब ये पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ मान लीजिए चक्कर लगा रही है। अब इसका जो तो परिक्रमण हो गया, जो पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये पृथ्वी जो है ये जो अपनी धुरी पे जो ये घूमती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। अब इसकी गति को अगर हम मान लीजिए क्या है, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, तो घूर्णन गति जब बढ़ जाएगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और जब जी का मान कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु में भारहीनता की स्थिति आएगी। लेकिन वहीं अगर जी इसका गुरुत्वाकर्षण ये जो घूर्णन गति है इसको अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा और वस्तु में ज्यादा वजनी महसूस होगा, ठीक है। उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसी के तरीके एक प्रश्न आता है, हमेशा लिफ्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लिफ्ट जो है अगर मान लीजिए कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो वस्तु के भार में भार बढ़ता है कि घटता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए, एकदम कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे, एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं और व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसमें ये जानिए कि जब लिफ्ट अगर आपका जब नीचे से जब ऊपर जाता है, ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो वस्तु का भार जो है, पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि उसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, उस पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल खींचता रहता है, तो ऐसे लगता है कि प्रेशर से वो जा रहा है, तो वहां पर बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो गुरुत्वाकर्षण वस्तु है, पिंड है, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई व्यक्ति ही हो, तो उसका भार क्या होता है, वो घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। लेकिन जब अगर लिफ्ट जो है एक समान गति से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ठीक है, जब एक समान गति से ऊपर चाहे नीचे की ओर आए तो क्या होता है, उसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। लेकिन एक प्रश्न ये पूछता है हमेशा कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो फिर वस्तु के भार पे या पिंड के भार पे क्या असर पड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए, एकदम क्लियर जान लीजिए कि जब अगर कोई पिंड मान लीजिए कि नीचे आ रही है और उसकी डोरी टूट जाती है, ठीक है, जब डोरी टूट जाती है तो उस समय क्या होता है कि वस्तु जो है वो उसका भार जो होता है शून्य हो जाता है, और इसी को भारहीनता की स्थिति भी कहते हैं। एक चीज और इसमें पूछता है कि अगर मान लीजिए कि जो अगर लिफ्ट जो है जब ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, तो उसका त्वरण अगर गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाए, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे अगर पिंड जो मतलब जो लिफ्ट आ रही है उसका त्वरण अगर अधिक हो जाए तो क्या असर होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये जान लीजिए कि अगर जो है अगर वस्तु क्या है कि अगर लिफ्ट का जो त्वरण है वो अगर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो जब वो नीचे आएगी तो वो पृथ्वी से टकरा करके फिर ऊपर की तरफ उछल जाएगी और जाके छत में लड़ जाएगी, ठीक है। तो और इसी तरीके और भी जानिए कि पृथ्वी पर क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम है, ठीक। तो वहां पर अगर हम कोई वस्तु लेकर के जाते हैं तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वस्तु के भार में कमी आ जाएगी। वहां 1/6वां भाग ही वहां पर आपको मिलेगा। ये लगेगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए, ठीक है, 1/6वां भाग ही वहां पर आपको भार मिलेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो इसीलिए हमने कहा था कि वस्तु का जो है द्रव्यमान वो स्थिर रहता है, ठीक, और उसका भार जो होता है जगह के हिसाब से बदलता रहता है। तो फिर आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर घर्षण बल फिर क्या है, घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल वह बल है जो परस्पर स्पर्श करती दो सतहों के मध्य, ठीक है, घर्षण बल वह बल है जो परस्पर स्पर्श करती दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। दो परस्पर स्पर्श करती सतहों के मध्य सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है। यानी कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में अपने देखें तो जैसे कि हम जब जूता पहन के अगर रोड पर हम चलते हैं तो हमारे जूते का जो नीचे का सोल जो होता है वो और जो रोड है इनके बीच में एक घर्षण बल लगता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ये हमको चलने में मदद करता है, लेकिन
अगर हम घर्षण अगर वहीं अगर हम तेलीय सतह पे चलें जहाँ तेल उल गिरा हो तो वहां पर क्या होगा, घर्षण बल क्या होता है कि वहां कम हो जाता है, तो उस पर हमको चलने में दिक्कत होती है और हम हमारे फिसल के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो घर्षण बल आप देखेंगे दो तरीके का होता है, एक होता है जो फायदेमंद होता है, एक होता है जो नुकसानदेह होता है। अगर हम देखें, हम किसी फैक्ट्री की बात करें, हम किसी मशीन की अगर बात करें, तो वहां पर जो घर्षण बल लगता है, अगर मान लीजिए कि जब पुर्जे चलते हैं, अगर कोई मशीन चलती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी घर्षण बल लगता है। तो उसमें हम या तो बैरिंग लगाते हैं उसको कम करने के लिए, जिससे उसके पुर्जे टूटे ना, या फिर उस पे आयल डाल करके, ठीक है, हम उसके घर्षण बल को कम करते हैं। ठीक है, और इसी में होता है, एक होता है सर्पिल घर्षण बल, एक होता है लोटनी। तो सर्पिल घर्षण बल ज्यादा लगता है और लोटनिंग उसमें घर्षण बल कम लगता है। जैसे कोई बेलन है, उसको जब हम लुढ़काते हैं तो उसमें घर्षण बल कम कार्य करता है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को अगर खींच के लेके जाते हैं, मान लीजिए उसमें रस्सी बांध के अगर हम खींचते लेके जाते हैं तो उस पर घर्षण बल ज्यादा लगता है, उस पर हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बेलनाकार अगर कोई वस्तु है उसको हमको लुढ़का के लेके जाना पड़ता है, उस पर घर्षण बल कम लगता है और हम आसानी से उसको जहां ले जाना चाहते हैं लेके चले जाते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि कुछ घर्षण बल फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसान देह भी होते हैं। अगर घर्षण बल ना लगे तो हम रोड पे कहीं चल नहीं पाएंगे। ठीक, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी भी घर्षण बल की वजह से ही चलती है। अगर घर्षण बल ना रहे, जैसे आप बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा जहां पर अगर रोड पे तेल गिरा हुआ है या कहीं मान लीजिए कि गोबर पड़ गया, तो उस पे आपका पहिया स्लिप कर जाता है, क्योंकि वहां घर्षण बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्लिप कर जाती है। तो वहां पर घर्षण बल मिलना बहुत ही जरूरी होता है आपको चलने के लिए या बाइक चलाने के लिए या कार को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर दोस्तों, आज हमने आपको इसको विस्तार में बताया कि अभिकेंद्र बल क्या है, अपकेंद्रीय बल क्या है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने आपको बताया, ठीक, और हमने आपको घर्षण बल के बारे में बताया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पुराने वीडियो को पूरी तत्परता के साथ देख रहे होंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही आएगी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीएसआई की तो बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और साथ ही आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, किसी का भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम की, जैसे आप मान लीजिए कि आरओ का मेंस देना है, लोअर का मेंस देना है, ठीक, अगर आपको जैसे यूपी एपीओ का है, बिहार एपीओ का है, बिहार पीसीएसजे का है, इन सब में साइंस की बहुत ही महती भूमिका रहती है। साइंस के क्वेश्चन आजकल अच्छे पूछे जाते हैं। अगर आप जब अच्छे से तैयारी नहीं किए रहेंगे तो इनके क्वेश्चन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ तो उसमें भी साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और हम कोशिश करते हैं आपको पूरा डिटेल में बताएं, ठीक है, कोई चीज छूटने ना पाए। अगर आपको लगता है कि कहीं छूट रहा है तो आप फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, ठीक, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो उसको पूछ भी सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो बस आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।